नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। और अभी मैं मौजूद हूं नो दी नॉलेज पार्क प्रोग्राम को लेके। ये इसका दूसरा एपिसोड है और इस खास पेशकश में हम आपको नॉलेज पार्क के बारे में ले चलते हैं। एक ऐसे शिक्षाविद से मिलाते हैं जो पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से नॉलेज पार्क में अपना सेवा दे रहा है। उनसे नॉलेज पार्क के बारे में जानते हैं कि आखिर ये नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा है क्या। साथ ही साथ एक कॉलेज का भी हम सफ़र कराते हैं आपको, उसके बारे में, वो उसकी क्या खासियत है, किस तरह से वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल। आपको 3 दशक का तकनीकी शिक्षा का अनुभव है। 14 वर्ष आपने सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद पिछले 15 वर्षों से आप प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान में अपनी सेवा दे रहे हैं, पिछले 15 सालों से नॉलेज पार्क में। और फिलहाल अगर बात की जाए तो आप जो है ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 स्थित लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बतौर निदेशक कार्यरत है। स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, जैसा कि मैं दर्शकों से भी कह रहा था कि आपको हम नॉलेज पार्क के बारे में बताना चाहते हैं। तो एज ए शिक्षाविद और जो आपने यहाँ पे समय व्यतीत किया और जो देखा बहुत करीब से, तो आपका क्या अनुभव है? और जो लोग पहली बार ये जान रहे होंगे कि नॉलेज पार्क कुछ है ग्रेटर नोएडा में, तो उसको आप किस तरह से उन्हें बताएंगे? तो रोहित जी, मैं अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैंने 2008 में ग्रेटर नोएडा में मैं आया था। और जब मैं 2008 में आया था तो क्योंकि मैं सरकारी संस्था से आया था और ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था प्राइवेट कॉलेज को समझने के लिए। पर मेरे को जो सबसे अच्छा ग्रेटर नोएडा के बारे में लगा कि ये यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, और मैं अगर 2008 से लेकर 3-4 साल की जर्नी कहूँ तो उसमें लगभग सारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, बहुत सारे डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज थे। और मैंने इन 14-15 सालों में ग्रेटर नोएडा को बहुत बदलते हुए देखा है। और मैंने ये देखा है कि लास्ट 5-7 साल से इस ग्रेटर नोएडा में यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन 15 साल की जो जर्नी है इसमें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश के डिफरेंट कोनों से बच्चे आते हैं। पर जो मेरे लिए मैं समझता हूँ जो सबसे मेन क्वेश्चन है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं समझता हूँ अभी भी ग्रेटर नोएडा जिस हिसाब से इस यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी भी एक कंसर्न है। तो मेरा यही सोचना है और यही समझना है कि अगर हम लोग इस तरफ ध्यान दें और इस नॉलेज पार्क को एज ए क्वालिटी एजुकेशन हब की तरह प्रमोट करो तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए और पूरे देश के लिए, मैं समझता हूँ। तो जैसा कि आपने चिंता व्यक्त की कि अभी भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक चुनौती है और उसे हमें ठीक करना है, तो अगर आप इससे कंसर्न हैं तो आप इसे किस तरह से अपना, जो यहाँ पे आप कार्यरत हैं लॉयड इंस्टीट्यूट में, इसमें किस तरह से आप बच्चों को जो है डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो एक अच्छे स्टूडेंट बने और आगे भी अच्छे प्रोफेशनल बन सकें? देखिए, जहाँ तक लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का सवाल है तो लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो मेजर फोकस है वो स्किल्स है। तो हमारे यहाँ कोई भी बच्चा अगर आता है तो हमारा जो मेन इसमें फोकस है कि बच्चों को हम कैसे स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप अभी कभी भी 2-3 साल से अगर देखेंगे काफ़ी न्यूज़पेपरों में, मीडिया में, इंडस्ट्री में यही बात हो रही है कि हमारे जो आज की डेट में ग्रेजुएट हैं या जो बच्चे हैं उनमें डिग्री तो है पर प्रोफेशनल स्किल्स की कमी है। तो लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस पर बहुत फोकस किया है। और हमारा जो भी टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और हमारा जो भी टाइम टेबल है वो बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखें और आप देख के समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है वो लाइव है हमारे कैंपस में। जनरली हम स्किल सेंटर्स की बात करते हैं, हम सेंटर फॉर एक्सीलेंसेस की बात करते हैं। मैंने ये समझा है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंसेस सिर्फ किताबों तक ही सीमित होता है, सर्टिफिकेट्स तक सीमित होता है, बच्चे उसमें जाके बहुत कम सीख पाते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ लाइव इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर कोई बच्चा अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो मेन फोकस है वो हमारा स्किल्स ही है। और जैसे हमारी एक टैगलाइन है, अर्न ए कैरियर नॉट जस्ट ए डिग्री, तो हम यही कहते हैं कि आप अपने कैरियर को फोकस करें ना कि डिग्री को। यही हमारा बच्चों से कहना है कि आप ये ना देखें कि डिग्री क्या मिल रही है, ये देखें आप 4 साल में क्या सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ लॉयड ने इस
संबंध में और इस एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। और आप जब देखेंगे लैब्स वगैरह देखेंगे, हमारे स्किल सेंटर्स वगैरह देंगे, उससे आपको पता लगेगा कि हम इस एरिया में बहुत काम कर रहे हैं। जी, मैं याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैं आपके साथ ही कुछ भ्रमण भी कर रहा था, तो कुछ आपका कुछ कॉन्सेप्ट था कि क्लासरूम भी वहीं, लैब भी वहीं, बच्चे को इन्हीं की लैब में जाने, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ आप बता रहे थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो जिसमें जैसे अभी हम देखते हैं कि जब बच्चा कोई भी लेक्चर लेता है तो उसके बाद उसको लेक्चर को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारी इंजीनियरिंग में होता है। तो जैसे बच्चे ने लेक्चर लिया तो उसके बाद उसको वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लैब में जाके समझना पड़ता है। हमने इसको गैप को कम कर दिया है। हमारा ये है कि बच्चा अगर क्लास में है उसके बाद उसको लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्लास ही सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से इनेबल्ड है। जब वो क्लास को ख़त्म करेगा तभी भी हम हैंड्स ऑन पे या हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे तुरंत जा सकते हैं। तो ये हमारा एक नया हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, जिसमें बच्चे को तुरंत ही ये पता लग जाएगा कि भाई इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। उसको लैब में जाके वेट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसको ये भी नहीं है कि भाई अगर उसने आप पढ़ा है और 2 दिन बाद लैब हो रही है तो उस चीज़ को भूल जाए। तो ये हमने नया एक इनिशिएटिव लिया है और अभी हमने फायदेमंद साबित होगा जी। और ये अभी हमने देखा है, हमने इसको 3-4 महीने से 6 महीने से पिछले सेमेस्टर स्टार्ट किया है और हम देख रहे हैं कि उसके बहुत अच्छे परिणाम बच्चों के साथ आ रहे हैं। एक बड़ा ड्रोन शो भी आपके यहाँ हुआ था और कुछ उसका कोर्स है, उसके बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा एक पूरा स्किल सेंटर है। इस स्किल सेंटर में हम 3 एरिया पर बेसिकली फोकस करते हैं। पहला एरिया है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा है हमारा बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, और तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि ड्रोन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी टर्म में निकल रहा है और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे जा रहे हैं जिससे ड्रोन की मदद से हम कर रहे हैं। ये हमारा जो सेंटर है ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे, ड्रोन्स पे वर्क करता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि विटॉल करके एक हमारा ड्रोन था जो 150 से 200 किलोमीटर तक जा सकता है। उसकी हाइट भी बहुत होती है और उसका डिस्टेंस भी बहुत होता है और काफ़ी सर्वेलेंस के टर्म में जीपीएस मैपिंग में यूज़ होता है। दूसरा एग्री ड्रोन्स होते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स होते हैं। तो हम लोग सभी इस एरिया में वर्क कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट इसमें कोई भी और नया एप्लीकेशन से ऐड ऑन कर सकता है तो वो भी बच्चे हमारे करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हम बच्चों को अपने कोर्स के ड्यूरेशन में बताते हैं उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे। कोई अलग सर्टिफाइड कोर्स भी आपके यहाँ इससे संचालित हो रहा है क्या? जी, एक हमारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में 2 कंपनी से टाई अप है। पहला है हमारा आईजी ड्रोन्स और दूसरा है हमारा गरुड़ा। तो ये 2 कंपनी हैं जो इंडिया में बहुत ही फेमस कंपनीज़ हैं और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ काम करती हैं। तो इनके एसोसिएशन के थ्रू अगर कोई हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन दिया जाता है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन फ्लाइंग के बारे में उनको पूरा ज्ञान दिया जाता है, और जब वो एज ए ड्रोन प्रशिक्षित हो जाते हैं ड्रोन चलाने के लिए तो उनको एज ए पायलट सर्टिफिकेशन दिया जाता है। आजकल स्टार्टअप की बात होती है, तो उस दिशा में आपका कॉलेज और आप निजी तौर पे क्या कर रहे हैं? हाँ, ये स्टार्टअप्स की आजकल बहुत लोग चर्चा करते हैं, पर जनरली जब हम स्टार्टअप्स को एज ए आइडिया के टर्म में देखते हैं तो बच्चों के आगे जो समस्या आती है वो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर उनका आइडिया है तो उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी। जी, तो मैं समझता हूँ कि लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छा एक माध्यम है। जैसे अगर बच्चा कोई भी अपने आइडिया के साथ आता है तो हम उसको पूरे इंक्यूबेट करने के लिए और प्रोडक्ट तक बनाने के लिए पूरी उसको फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लाइव है, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं और उसका प्रोटोटाइप हमारी लैब्स में बना सकते हैं। तो इस संबंध में अगर कोई बच्चा हमारे सामने आता है और उसका पूरी मदद की जाती है, सारा जो भी खर्चा होता है वो कॉलेज ही बियर करता है, पूरे जो भी लैब की फैसिलिटीज़ है उसको ओपन किए जाती हैं। और अगर आप हमारी लैब में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों ने 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाए हैं जो उसी एक प्रोडक्ट है और उसको मार्केट में भी कमर्शलाइज किया जा सकता है, जिसका पूरा सपोर्ट कॉलेज ने किया है। सर, बात की जाए कुछ और इन जनरल, ये तो कॉलेज की बात हो गई, तो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए? जनरली मैंने कई बार देखा है कि चकाचौंध और बिल्डिंग देख के लड़के एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन अंदर खोखलापन रहता है, फैकल्टी सही नहीं या लैब सही नहीं। तो इसको कैसे, उनके लिए आप क्या कहेंगे जो नए स्टूडेंट जो हंट कर रहे हैं फॉर एडमिशन्स? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा रोजी दूसरे तरह से लेता हूँ। आज की डेट में जो हमारी टेंडेंसी है, और हम अगर कहीं होटल में भी जाते हैं और खाना खाना चाहते हैं तो हम शायद बैरे से पूछते हैं कि भाई ये बताओ तुम्हारे होटल में क्या अच्छा बनता है। तो शायद यही जो है आज के डेट में एडमिशन के लिए भी लागू होता है कि जब हम जाते हैं तो हम उन लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन अच्छा कॉलेज है, जिनको कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता होता है। या जैसे हम ऑटो ड्राइवर से पूछते हैं या किसी ऐसे आदमी से पूछते हैं जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट होते हैं और उनका पर्पस सिर्फ बच्चों से पैसा कमाना होता है। उनको तो जहाँ पर भी मैक्सिमम पैसा मिलेगा वो बच्चे को वहाँ
भेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको 4 साल का अपना जो कैरियर है उस कॉलेज में देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बच्चे के लिए है कि वो कॉलेज में जाके वहाँ का माहौल देखे, वहाँ का डिसिप्लिन देखे, वहाँ के टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है, कैसी पढ़ाई है, कैसे टीचर हैं, और सबसे ज़्यादा जो वहाँ के बच्चे हैं जो उसमें पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है। अगर वो इन 3-4 चीज़ों पे ध्यान देंगे और किसी की बातों पे, जैसे मैंने कहा कि आप किसी ऑटो ड्राइवर या किसी भी आदमी के चक्कर में ना पड़ के सीधे कॉलेज जाएं, कॉलेज विज़िट करें, वहाँ का माहौल देखें, बच्चों से मिलें, तो मेरे समझता हूँ कि आपको सही जानकारी, लैब्स देखें, लैब्स कैसी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। अगर सिर्फ इन्हीं 3-4 बेसिक चीज़ों का ध्यान दें और किसी और की चक्कर में गुमराह ना हो, तो मैं समझता हूँ कि वो सही जगह पहुँचेंगे, उनका जो भविष्य है वो भी उज्ज्वल होगा। जी, आपने गुमराह की बात की तो मुझे याद आ गया मतलब कुछ चीज़ें हैं, जैसे जनरली जो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छोटे शहर कस्बों से काफ़ी बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के चकाचौंध में गुमराह हो जाते हैं। तो आपका क्या संदेश है बच्चों के लिए और खास करके पेरेंट्स के लिए? आप ये रोहित जी, मैं समझता हूँ आज की डेट में अगर आपने ये जो आपने बात कही है, आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं बच्चे यहाँ आते हैं और आपने सही कहा कि वो दूरस्थ स्थान से आते हैं और कभी भी उन्होंने इतने सारी या इस तरह की माहौल नहीं देखा और यहाँ जाके वो अपने को दूसरे परिप्रेक्ष्य में पाते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अभिभावकों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये ना सोचें कि अगर हमने बच्चे को किसी कॉलेज में या कहीं एडमिशन करा दिया तो हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। वो बच्चों से मिलते रहें, बच्चों से बात करते रहें, कॉलेज में टीचर के साथ अपना संपर्क बनाए रखें और कभी कभी औचक निरीक्षण भी करें कि बच्चा कहाँ रह रहा है, किस स्थितियों में रह रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये सब चीज़ें वो करते रहेंगे तो उनको अपने बच्चे के बारे में पता रहेगा और सडनली उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उनका बच्चा एकदम आउट ऑफ ट्रैक चला गया। और जहाँ तक कॉलेजों का संबंध है, कॉलेजों का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को सही सलाह दें और आज की डेट में बच्चों से मिलते रहें, बच्चों की कोई समस्या है उस पर ध्यान दें। और मैं समझता हूँ जनरली मैं तो देखता हूँ बहुत सारे डायरेक्टर्स लेवल पे कि डायरेक्टर्स बच्चों से नहीं मिलते हैं, बच्चों की समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हैं और वो समस्या फिर बढ़ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि एज ए शिक्षक, एज ए डायरेक्टर और शिक्षक में कोई फ़र्क नहीं है। डायरेक्टर भी एक शिक्षक है, पर उसको भी बच्चों की समस्या को समझना चाहिए और बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है अभिभावकों तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहिए और अभिभावकों को भी कॉलेज के संपर्क में रहना चाहिए। तो इससे बहुत सारी समस्या जो है मैं समझता हूँ कम हो सकती हैं। जी, कुछ शिक्षा पे और चर्चा करते हैं। जनरली देखा जाता है ट्रेंड आजकल बहुत जल्दी चेंज होता है, चाहे वो मोबाइल के मॉडल का हो, चाहे टीवी हो, तकनीकी हो, तो उसी तक कोर्सेज और पढ़ाई भी बहुत जल्दी चेंज हो रही है। तो हम आज एडमिशन ले रहे हैं और पता चलता है 4 साल बाद या 5 साल बाद हम जब उस कोर्स को करके हम निकले तो वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री में नौकरी है या जो भी चीज़ है वो डाउन हो गई है। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? क्या देख के कोर्स कौन सा पिक हमें करना चाहिए? तो रोहित जी, इसमें आपने बहुत सही बात कही कि जब एडमिशन लेता है तो वो आज की परिस्थिति देख के एडमिशन लेता है और जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है तो 4 साल बाद निकलता है, वो परिस्थिति काफ़ी चेंज हो जाती है। और सर देखा जाता है चाहे MBA हो, मैनेजमेंट हो, टेक्निकल हो, बहुत छोटे और बहुत स्प्लिट कर करके अब कोर्सेज आ रहे हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड करके। तो मैं जैसे अगर आज ही ये एक पेपर में अगर आप देखेंगे एक खबर छपी है और बहुत अच्छी खबर छपी है जो मैकेनिकल से रिलेटेड है, ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग अब चेंज हो रही है जी। तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, IoT कंपोनेंट, सेंसर कंपोनेंट और AI और ऑटोनोमस व्हीकल एक पार्ट बन गया है। तो आज के उन्होंने ही ये परिप्रेक्ष्य में ये बताया है कि जो इंजीनियरिंग है वो बहुत कुछ बदल गई है। तो बच्चों के लिए यही है कि बच्चे जब भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लें तो ये समझ के लें कि भाई आज का परिप्रेक्ष्य क्या है, इंडस्ट्री की नीड क्या है और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, उसके हिसाब से ही कोर्स का चयन करें। और मैं समझता हूँ कोई भी कोर्स, किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है जी। अगर बच्चा ये समझे कि अगर 4 साल रह के मेरे को कोई स्किल सीखनी है तो उसके लिए नौकरी की कोई समस्या नहीं है। अगर आज की डेट में जैसा आपको भी पता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है कि सब बच्चा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही चाहता है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर साइंस, एक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पिछले साल की कब लॉन्च हुआ था और बहुत कंफ्यूजन भी था, कंप्यूटर साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक कुछ वो कोर्स एक आ रहा था। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, AI/ML है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, IoT है, जोड़ देते हैं। और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है जो AKTU भी ये कोर्स चलाती है। तो इसमें ये है कि आपका आज की डेट
में अगर आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इवन सिविल इंजीनियरिंग में जो AKTU जो हमारी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उसने साथ में मेजर और माइनर का प्रोविज़न दिया है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और AI/ML में कुछ करना चाहता है तो उसको 4-5 कोर्सेज AI/ML के करने पड़ेंगे, तो उसके लिए ये डोमेन बहुत बढ़ जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो उसकी है ही, साथ में वो कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जा सकता है इन कोर्सेज़ के साथ, और कंपनी आपकी स्किल देखती है, आपकी डिग्री नहीं देखती है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई भी बच्चा 7 साल में मेहनत करता है और अपनी स्किल को डेवलप करता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग स्किल है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्किल है, चाहे वो ड्राइंग स्किल है, चाहे टेक्निकल स्किल है, और अगर किसी भी कंपनी में जाता है तो उसको जरूर जॉब मिलेगा। तो मैं समझता हूँ, मेरे तरफ से मेरी पर्सनल बिलीफ ये है कि वो ब्रांच ना देखे, ये देखे कि 4 साल में उसने क्या सीखा है, वो ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है। रादर द कि कंप्यूटर साइंस में आप रहे और कोडिंग नहीं आती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ बच्चा अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आज की डेट में AI/ML, डेटा साइंस जैसे कोर्सेज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वाला भी कर सकता है। तो अब मेरे ख्याल से ब्रांच एक प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम सीख रहे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है। और चलते चलते एक निजी प्रश्न, क्या राजीव अग्रवाल जो है यहाँ पे सफ़र ख़त्म होने वाला, कहीं और सफ़र शुरू होने वाला है? हाँ, ये रोहित जी आपने, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि, और मैं इसका थोड़ा सा आपको बेस देता हूँ कि आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे लॉयड इंस्टीट्यूट ग्रुप ने एक नया कोर्स अपने एक नए संस्था में जोड़ा है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। शायद उसके लिए संबंध में हमने कोई ऐड जारी किया था, और ये सारी अफवाहें जो भी चल रही हैं ये उसी से रिलेटेड है। और मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरा अगर आप पीरियड देखेंगे तो दोनों जो बड़े बड़े पीरियड हैं 14-14 साल के हैं। मैं किसी भी संस्था को ज्वाइन करता हूं तो ये सोच को ज्वाइन करता हूं कि मेरे को संस्था को किसी ऊंचाइयों तक ले जाना है और बच्चों को एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा करियर देना है। तो मैं समझता हूं मेरा हमेशा कमिटमेंट यही रहता है, मैं कभी भी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट में किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम नहीं करता, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन से काम करता हूँ। और मैं इस संबंध में अपने चेयरमैन, अपने प्रेसिडेंट मनोहर थरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मैंने आज आपको ये जान के भी खुशी होगी, मेरा आज 1 साल भी इस संस्था के साथ पूरा हो गया। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर हमने बहुत कुछ ऐसे काम किए हैं जो बहुत लोग 5 साल 10 साल में नहीं कर सकते। जब आप देखेंगे, मिलेंगे लोगों से, तो आपको ये समझ में आएगा। और मेरा कमिटमेंट इसी संस्था से है और मैं इससे लॉन्ग टर्म में हमेशा जुड़ा रहूँगा। ये मेरी आपसे सिर्फ निवेदन है और यही मेरी कहना है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के निदेशक, और आपने बहुत ही बेहतरीन सलाह दी और नॉलेज पार्क के बारे में बताया, विभिन्न कोर्सेज़ के बारे में बताया, और ख़ास करके कोर्सेज़ का चयन कैसे करें इसके बारे में भी जानकारी दी, और ख़ास करके लॉयड इंस्टीट्यूट किस तरह से शिक्षा में अपना योगदान दे रहा है इसके बारे में भी आपने हमसे साझा किया ये बातें। तो फिलहाल इस सीरीज में, इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।